डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। और यदि इस टॉपिक के बारे में हम आइडिया लें तो ये 8th क्लास में भी आता है, इसके अलावा 10th क्लास में भी और 12th क्लास में काफ़ी डिटेल से एक सेपरेट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड रहता है। तो शुरुआत में हम जनरल आइडिया है वो ले लेते हैं इस चैप्टर का, और इसको हम समरी में देखेंगे, माइंड मैप में देखेंगे कि क्या क्या हम टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसके अंदर मेनली 3 इवेंट्स रहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जो मेन इवेंट रहता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट होते हैं उनको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का नाम दिया जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले जो इवेंट्स हैं उनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब हम पढ़ते हैं तो ये 3 इवेंट में है। और प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या रहता है? फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट। और फर्टिलाइजेशन क्या रहता है? जिसके अंदर फ्यूजन होता है गैमेट्स का, फ्यूजन ऑफ मेल एंड मेल गैमेट। जब फीमेल और मेल गैमेट मिलते हैं तो उनसे जो स्ट्रक्चर बनती है एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। और इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी प्रोसेसेस होती हैं, उनको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या रहता है? गैमेट बनते हैं जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और मेल के अंदर यदि बात करें, स्पर्म बनते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और जबकि फीमेल के अंदर जो प्रोसेस होती है जिससे ओवम बनता है उसको oogenesis बोलते हैं। और जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद क्या किया जाता है? गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर। और ह्यूमन के केस में इस प्रोसेस से गैमेट ट्रांसफर होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन से क्या है, जो पम्प्स हैं, मेल गैमेट होता है उसको ओवम के साथ फिजिकली कॉन्टैक्ट में लेके आया जाता है ताकि उनके बीच में जो फ्यूजन है वो उसके, फर्टिलाइजेशन है वो उसके। तो 2 इवेंट रहते हैं और सबसे जो वाइड इवेंट रहता है वो गैमेटोजेनेसिस ही रहता है। गैमेट ट्रांसफर एक सिंपल डेफिनेशन ही रहती है, इंसेमिनेशन वो भी हम देख लेंगे। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के अंदर भी एक सिंपल डेफिनेशन ही रहती है, लेकिन इसके हम इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे कि किस किस इवेंट में फर्टिलाइजेशन हो जाती है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम देखेंगे कि जो जाइगोट बना है, जाइगोट से इम्ब्रियो कैसे बनता है, इम्ब्रियो जेनेसिस जो प्रोसेस है वो देखेंगे। और इम्ब्रियो से जो फीटस है डेवलपमेंट वो कैसे होगी। और जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है ह्यूमंस के अंदर, 9 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, हम प्रेगनेंसी या फिर गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और उस पीरियड के बाद क्या रहता है फिर? डिलीवरी या फिर पार्टिवेशन भी बोला जाता है, डिलीवरी ऑफ यंग बेबी। और उसके बाद डिलीवरी के बाद लैक्टेशन या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जो प्रोसेस होती है वो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है ह्यूमंस के अंदर तो एक साइकिल रन होता है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और इसको भी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होती है इसके अंदर। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ओवम के साथ क्या होता है, और उस प्रोसेस के अंदर भी कुछ फेजीज हैं, वो भी उनका भी एक हम ओवरव्यू लेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से। यदि हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस कैसे ऑर्गेनिज्म है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल कंडीशन मिलती है। यूनिसेक्सुअल मीन्स मेल है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिफरेंट बॉडी में मिलते हैं, मेल एंड फीमेल बॉडी वो डिफरेंट होती है। इस केस को हम क्या बोलते हैं? डायोसियस कंडीशन। डायोसिस मीन्स टू डिफरेंट बॉडीज। जब मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल कंडीशन या फिर डायोसियस कंडीशन भी बोला जाता है। इसका उल्टा रहता है यूनिस मोनोसियस कंडीशन, मोनोसियस कंडीशन जिसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। जैसे फ्लावर वगैरह हैं वो बाइसेक्सुअल मिल जाते हैं। और हरमैफ्रोडाइट, हरमैफ्रोडाइट
डाइट एक जो प्रोसेस है या फिर हम बोल सकते हैं कंडीशन है, वो भी बाइसेक्सुअल को ही बोला जाता है। में क्या रहता है, सिंगल बॉडी में दोनों ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे हर्माफ्रोडाइट का एग्जाम्पल अर्थवॉर्म हम पढ़ते हैं, अर्थवॉर्म। तो ये कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन था। तो मेल से या फिर हम ह्यूमंस की बात करें तो इनके अंदर दो कंडीशंस रहती हैं, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग है ह्यूमंस, और यूनिसेक्सुअल कंडीशन उनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स जो भी गैमेट का फ्यूजन होएगा वो इनसाइड द बॉडी होएगा, और कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है जो, उसमें भी कौन सा पार्ट होता है, ओविडक्ट। ओविडक्ट, और ओविडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। और इसके अंदर एक रीजन होता है एम्पुला रीजन, के अंदर फर्टिलाइजेशन है वो होती है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो इनसाइड द बॉडी होती है फीटस की। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट रहती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स जो जाइगोट बनेगा और उसके बाद जैसे जैसे फीटस डेवलपमेंट होगी, और एक बार जो फीटस बन गया तो वो जैसा अडल्ट होता है ह्यूमन बींग, लगभग लगभग ऐसी ही शेप ले लेता है, बस वो साइज में स्मॉल होता है। तो यदि किसी ऑर्गेनिज्म की जो प्रायर स्टेज है या डेवलपमेंटल स्टेज है उसकी अडल्ट स्टेज जैसी ही रहती हैं, उस डेवलपमेंट को हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। का उल्टा किसमें देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसके अंदर खासकर लार्वल स्टेज आ जाती है। जैसे टैडपोल लार्वा होता है मेंढक के अंदर, तो वो एक ऐसा स्टेज होती है मेंढक की जिसमें उसके अडल्ट फॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट होती है। उस डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ह्यूमंस के अंदर हम कुछ टर्म्स हैं वो याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेप्स हैं जो रन होते हैं एक के बाद एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम। जैसे सबसे पहले बताया है गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस कब शुरू होती है, चाहे मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, दोनों में एक स्टेज में ही ये शुरू होती है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज जब मैच्योर हो जाती हैं जो मेल और फीमेल बॉडी हैं, और उस स्टेज को हम नॉर्मली प्यूबर्टी का नाम भी देते हैं। प्यूबर्टी वाली स्टेज में मैच्योरेशन आती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, और वहाँ पे क्या, फिर गैमेटोजेनेसिस है वो शुरू हो जाती है। और गैमेटोजेनेसिस में जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनता है, ओवम। oogenesis है, oogenesis से क्या बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस से, सॉरी, स्पर्म बनता है, और oogenesis से क्या बनेगा, ओवम। और जब ये बन जाते हैं तो इनको क्या किया जाता है, गैमेट ट्रांसफर या फिर इंसेमिनेशन प्रोसेस है वो आती है गैमेटोजेनेसिस के बाद। अभी भी हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया था। और इनको फिर क्या किया जाता है, फिजिकली कॉन्टेक्ट में लेके आया जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन हो जाता है। और फ्यूजन के बाद क्या बनता है, जाइगोट एक स्ट्रक्चर बनेगी, जाइगोट। और जाइगोट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस है वो शुरू हो जाती है। और एम्ब्रियोजेनेसिस जब कंप्लीट हो जाती है तो जब ये एम्ब्रियोजेनेसिस होती है या फिर फीटस डेवलपमेंट होता है उसी को हम गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और गैस्टेशन पीरियड जब खत्म हो जाता है, डिलीवरी होती है यंग बेबी की, और डिलीवरी के बाद क्या रहता है, लैक्टेशन। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो आपको सीरीज इनकी याद रखनी पड़ती है, और कई बार इस सीरीज से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम शुरुआत कर लेते हैं रिप्रोडक्शन में, और परी फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहाँ होती है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस किस जगह पे होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू लेंगे, कौन कौन से पार्ट होते हैं, किसका क्या फंक्शन रहता है। स्टार्ट करते हैं परी फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और परी फर्टिलाइजेशन इवेंट में जैसे हमने बात की है किस किस की, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जिसमें हमने क्या पढ़ना है पहले, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस की भी लोकेशन पढ़ेंगे पहले, उसका जगह पढ़ेंगे कहाँ पे होती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे रहेगी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसी का हमने शुरुआत में ओवरव्यू लेना है। इसी प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे, oogenesis। और oogenesis कहाँ पे होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक कौन सा पार्ट है जहाँ पे होती है, यहाँ पे रहती है ओवम, और यहाँ पे क्या रहता है, टेस्टिस। ओवम कहाँ पे बनता है, ओवरी के अंदर। ओवरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोकेशन ओवरी होती है और स्ट्रक्चर जो बनती है, गैमेट जो बनता है उसको ओवम बोलते हैं, और टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म्स मिल बनते हैं। तो हम शुरुआत कर लेते हैं पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल के अंदर मेनली दो पार्टों में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम समझ सकते हैं। एक तो क्या रहता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और बाकी क्या बच जाते हैं, एसेसरी पार्ट्स। और एसेसरी पार्ट्स में दो भाग पढ़े जाते हैं, एक तो एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स। पहले हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को समझते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है मेल में, टेस्टिस। और टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी भी बोल दिया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये स्क्रोटम में क्यों रखे जाते हैं आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि इनके लिए 2 to 3 डिग्री सेल्सियस की जो कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, इसलिए इनको आउटसाइड द बॉडी है वो रखा जाता है। पूछ भी लिया जाता है ये कितना डिग्री सेल्सियस, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, उससे 2 to 3 डिग्री सेल्सियस बिलो, ना कि केवल 2 to 3 डिग्री सेल्सियस में, तो बहुत कम टेम्परेचर हो जाएगा। बस इतना है कि ये टेम्परेचर कितना रहेगा, लगभग 35 to 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, इसलिए इनको स्क्रोटम या फिर हम बोल सकते हैं टेस्टिस पाउच भी बोला जाता है, तो उसके अंदर रखा जाता है। और टेस्टिस की यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो टेस्टिस के अंदर टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और एक टेस्टिस की बात करें तो इसके अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। और इन कंपार्टमेंट के अंदर एक कंपार्टमेंट की बात करें, सिंगल कंपार्टमेंट, एक भाग के अंदर लगभग 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही एक ऐसी जगह होती है या फिर लोकेशन होती है जहाँ पे क्या रहती है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होती हैं, कोइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं। इस तरीके से कोइलिंग में कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और कितनी, एक लोब्यूल में या फिर एक लोक्यूल या एक कंपार्टमेंट में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहती हैं। इसके अलावा यदि हम डक्ट की बात करें तो जब स्पर्म बन जाता है, स्पर्म को मैच्योर करने का या फिर उसकी आगे फर्दर डेवलपमेंट करने का, और इसके अलावा स्टोर करने का काम है, और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो एसेसरी डक्ट करती हैं। और मेल के अंदर कुछ एसेसरी डक्ट हैं जो टेस्टिस से राइज होती हैं, और मेनली हम वास डिफरेंस पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी कुछ एसेसरी डक्ट होती हैं, जैसे रेटेड टेस्टिस है, एपिडाइडमिस है, वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस है, इस तरीके। वास डिफरेंस एपिडाइडमिस से पहले आ जाता है, फिर एपिडाइडमिस, फिर वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस किसके अंदर जाके मिल जाता है, यूरेथ्रा के अंदर, जो कि एक इजैकुलेटरी डक्ट का काम करती है। तो कुछ डक्ट हैं वो भी हम देखेंगे, डायग्राम से भी समझेंगे। और जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड में मेनली 3 ग्लैंड्स आ जाती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, और एक आ जाती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और ये ग्लैंड क्या करती हैं, तीनों मिलके एक सिक्रीशन करती हैं, और इन सिक्रीशन के साथ जब स्पर्म मिल जाते हैं तो उसको हम सीमन बोलते हैं। और सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन को खासकर सेमिनल प्लाज्मा भी बोला जाता है, जिसके अंदर कुछ इंजाइम्स होते हैं, आयंस भी होते हैं, और कुछ न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है जो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को। तो स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा दोनों मिल जाते हैं तो उसको हम सीमन बोलते हैं। तो डायग्राम से थोड़ी क्लियरिटी लेंगे कहाँ कहाँ पे लोकेशन प्रेजेंट होती है। जैसे टेस्टिकल्स या टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और के बाहर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, पाउच लाइक स्ट्रक्चर को स्क्रोटम बोला जाता है।
स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ से टेस्टिस से बाहर जो भी ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये आ जाती हैं एसेसरी डक्ट में। एसेसरी डक्ट, और एसेसरी डक्ट ज़्यादातर आपको एक ही पढ़ने को मिलती है, और वो क्या, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। और इसके अलावा जो ये टेस्टिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर रहती है वो एपिडाइडमिस बोलते हैं। एपिडाइडमिस से जो शुरू हो जाती है उसको वास डिफरेंस बोलेंगे। और वास डिफरेंस फिर आगे जाके जहाँ पे ये देख सकते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर होता है, और यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिथ्रा है उसके साथ आके यहाँ पे ज्वाइन हो जाती है। और ये देख सकते हैं हम इस जगह से, और इस दूसरे साइड से जो टेस्टिस है वहाँ से भी एक वास डिफरेंस आती है। दोनों ज्वाइन होती हैं पहले, और यूरिथ्रा में ज्वाइन होने से पहले उनके अंदर सेमिनल वेसिकल जो कि एसेसरी ग्लैंड होती है उसकी भी सिक्रीशन है वो यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाती है। उसके बाद जो यूरिन का ट्रैक है, यूरिन भी और जो भी सीमन है वो एक ही ट्रैक से पास आउट होते हैं, इसलिए उसको यूरिनो जेनिटल ट्रैक भी बोला जाता है। ट्रैक को, यूरिथ्रा वाले ट्रैक को यूरिनो जेनिटल, क्योंकि यूरिन और जेनिटल जो जो सिक्रीशंस है वो इस सेम ट्रैक से निकलती हैं। उसके बाद जो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ट्रायंगुलर सी स्ट्रक्चर इसके यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे, उसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ पे क्या है, सेमिनल वेसिकल, और इसके साथ में पी शेप्ड कुछ ग्लैंड्स हैं जिसको हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। ये तीनों ग्लैंड क्या हैं, एसेसरी ग्लैंड्स इनको बोला जाता है। एसेसरी मीन्स सहायक। तो ग्लैंड्स का मतलब है इनकी सिक्रीशंस रहती है कुछ जो कि स्पर्म को मूव करने में मदद करती है। इसके अलावा यूरिथ्रा के आउटर साइड में क्या रहते हैं, कुछ इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया या फिर पेनिस बोला जाता है। और पेनिस का जो ओपनिंग होती है या फिर जो यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है उसको यूरिथ्रल ओपनिंग या फिर मिटस वर्ड भी यूज कर लिया जाता है। इसके अलावा ग्लांस पेनिस किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, जो स्वोलन पार्ट होता है पेनिस का उसको ग्लान पेनिस बोलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सिंपली ये देखा कि यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होती है, और जैसे स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं तो उसकी मूवमेंट वास्ट डिफरेंस से होती हुई और कहाँ से रहती है, यूरिथ्रा से चलते हुए, और इजैकुलेटरी यूरिथ्रा इजैकुलेटरी डक्ट का काम करती है, और आउटसाइड द बॉडी उनको ट्रीट कर दिया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो टेस्टिस होता है उसके अंदर का कंपार्टमेंट कैसा रहता है। जैसे बताया था कि जब भी हम टेस्टिस को देखेंगे तो उसके अंदर 250 के आसपास कुछ लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। और एक चैम्बर को यदि हम देखें तो वो इस तरीके की एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर रहती है, और इसके अंदर क्या रहती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कोइल्ड स्ट्रक्चर होती हैं। और जब इन कोइल्ड स्ट्रक्चर को भी काटेंगे तो ये भी सर्कुलर ही दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये अलग सेमिनिफेरस है, और ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सेपरेट है। तो इस तरीके से यदि इसके अंदर हम बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं। एक जर्म सेल्स जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगी, जर्मिनल एपिथेलियम में। एपिथेलियम, एपिथेलियम मीन्स लेयरिंग। और दूसरी सेल जो प्रेजेंट होती है इसके अंदर वो रहती है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स, जर्मिनल एपिथेलियम सेल ही वही है जो कि बाद में स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, और स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो होती है और स्पर्म बनते हैं। सर्टोली सेल क्या करती है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी जब भी स्पर्म फॉर्मेशन होएगा तब। और उसके बाद सेल्स हैं जो सर्टोली सेल्स के, या सर्टोली सेल्स ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की साइड में प्रेजेंट होती हैं, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल या फिर लेडिग सेल। और इस सेल का काम क्या करती है, ये मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाती है, टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन ही क्या करता है, जितने भी मेल करेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर भी जिनको बोला जाता है, सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर,
और ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर कौन से होते हैं? जो कि प्यूबरिटी के टाइम चेंजेस दिखाई देते हैं मेल के अंदर, मस्कुलर जो बॉडी है वो बनती है, इसके अलावा जो हेयर्स वगैरह है, फेस हेयर्स, आर्मपिट हेयर्स, वो आते हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर की वजह से ही आते हैं। जो वॉइस है वो ऐसी हो जाती है, लाउड वॉइस हो जाती है, लाउड, या फिर जो आवाज़ में भारीपन आ जाता है, तो वो करैक्टर्स भी इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं। तो हमने 3 टाइप की सेल है वो टेस्टिस के अंदर देखी हैं। लेडिक सेल का काम है हार्मोन सिक्रीशन का, उसके बाद सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, जबकि जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो जर्म सेल्स होती हैं वो स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं और जो कि आगे स्पर्मेटोजेनेसिस करवाती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पम्स ही हैं, और यहाँ पे जो हम देख सकते हैं पेरिफेरी की साइड में जो सेल्स हैं वही आगे क्रोमेटोजेनेसिस कर करके, और जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ती रहती हैं तो वो स्पम्स के अंदर मैच्योर हो जाती हैं, और जैसे स्पम मैच्योर हो जाता है तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकाल दिया जाता है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर वो रेटिटेस्टिस में आएगा। उसके बाद एपिडाइडमिस, के बाद रेटिटेस्टिस से पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद रेटिटेस्टिस, यहाँ पे वास इफ्रेंसिया, फिर एपिडाइडमिस, और फिर वास फ्रेंस, और फिर यूरिथ्रा, फिर आउटसाइड द बॉडी उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का। स्पर्मेटोजेनेसिस का आपको बताया है, तो जर्म सेल्स होती हैं, तो हम मदर सेल्स भी बोल सकते हैं, मदर सेल। ये क्या करती हैं? मल्टीप्लाई करेंगी, और मल्टीप्लाई करके जो स्ट्रक्चर्स बनाती हैं उनको स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। और स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगी अब? मियोसिस या फिर रिडक्शनल डिवीजन, जिससे कि क्रोमोसोम नंबर है उसको रिड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं उसमें 46 क्रोमोसोम है, और जो गैमेट बनेंगे वो 23 क्रोमोसोम लिए हुए मिलेंगे। अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, उनको बनाना है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, और उसके लिए मियोसिस होता है। तो वो स्पर्मेटोगोनिया जो मियोसिस के लिए प्रिपेयर कर लेती है, अभी नहीं है उसके अंदर मियोसिस, लेकिन उसका फेट डिसाइड हो जाता है कि उसको आगे मियोसिस करनी है, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसके अंदर जैसे ही मियोसिस 1 होती है तो 2 सेल बन जाती हैं, इनको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इनके अंदर क्या होता है फिर? मियोसिस 2, 2 भागों में होती है मियोसिस। तो यहाँ पे क्या बन जाती हैं? टोटल 4 सेल्स बन जाती हैं। यहाँ पे हमारा 46 क्रोमोसोम नंबर है, यहाँ पे भी 46 ही है। के बाद यहाँ पे 23 क्रोमोसोम रह जाता है, और यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आगे मॉडिफाई हो जाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स आगे मैच्योर हो जाती हैं किसके अंदर? स्पम्स के अंदर। और स्पर्मेटिड से स्पम का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस जब मतलब ये कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस, स्पम बन जाते हैं, स्पम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। कुछ मिलते जुलते से वर्ड है स्पर्मिएशन, स्पम्स के बाहर निकलने की प्रोसेस है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से स्पम बनने की प्रोसेस है, स्पम को स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजेनेसिस ये कंप्लीट प्रोसेस को बोला जाता है, जिसमें जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से के बाद मियोसिस शुरू हो जाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड। कंप्लीट प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, जबकि स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस ये कुछ पार्टिकुलर टर्म्स हैं जो पार्टिकुलर स्टेज में ही आती हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। और स्पर्म की यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट, वो कैसी रहती है? स्पर्म के पास है एक हेड रहता है, और हेड के बाद एक स्ट्रक्चर शुरू हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मिडल पीस। और मिडल पीस के बाद जो स्ट्रक्चर शुरू होती है तो हम टेल बोलते हैं। और मिडल पीस में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया,
इनके नाम देख लेते हैं। इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं मिडल पीस, मिडल पीस। और मिडल पीस के अंदर क्या रहते हैं? स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको माइटोकॉन्ड्रियोन भी बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रियोन। और ये रह जाती है इसकी टेल। और यहाँ पे दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको हम नेक बोलते हैं। हेड रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। और इसके अलावा इसकी जो टिप रीजन रहता है वहाँ पे एक वेसिकल या सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। और इस एक्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कब काम आते हैं? फर्टिलाइजेशन के टाइम, एग के अंदर पेनिट्रेट करने में इनका रोल रहता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का। तो जो ये एक्रोसोम है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा मेन फ्यूजन है जो तो करना होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस को, यही फ्यूजन करेगा मेल जो न्यूक्लियस है उसके साथ जाइगोट बनाने के लिए। मिडल पीस का काम क्या रहता है? ये एनर्जी जनरेशन का काम करता है, एनर्जी जनरेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, तो पावर क्रिएट करती है ताकि इस सेल को क्या किया जा सके, या फिर इस टेल को मूव किया जा सके। टेल की मूवमेंट के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो माइटोकॉन्ड्रियन करते हैं। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो हम देख सकते हैं स्पर्म की। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली 3 पार्ट्स हम पढ़ेंगे। और 3 पार्ट्स की बजाय बल्कि 2 पार्ट भी पढ़ सकते हैं, जैसे वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। मेनली 2 पार्ट्स ही रहते हैं। और फर्स्ट पार्ट क्या है? यहाँ पे भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और सेकंड क्या है? एक्सेसरी पार्ट्स। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या काम करती है? यहाँ पे ओवरी, और ओवरी के अंदर ही ओवम प्रोड्यूस होते हैं। ओवम प्रोडक्शन की प्रोसेस को oogenesis बोला जाता है, oogenesis। इसके अलावा ओवरी का दूसरा काम क्या रहता है? कुछ फीमेल सेक्स हार्मोन हैं को प्रोड्यूस करना, जो कि क्या करते हैं? oogenesis भी करवाते हैं। इसके अलावा फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जो कि चेंजेस दिखाई देते हैं प्यूबर्टी के टाइम, वो भी कौन शो करता है? ये सेक्स हार्मोन की वजह से होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन, इसकी वजह से जो चेंजेस है वो भी आते हैं, और oogenesis प्रोसेस है वो शुरू की जाती है। हालांकि oogenesis प्रोसेस एक ऐसी है जो कि फीटल स्टेज में ही शुरू हो जाती है, फीटल स्टेज के अंदर ही। हालांकि वो कंप्लीट कब तक होती है? फर्टिलाइजेशन तक। फर्टिलाइजेशन से थोड़ा टाइम पहले ही वो कंप्लीट होती है। वो भी हम समझेंगे, थोड़ी सी एक कॉम्प्लेक्स की प्रोसेस है और इंटरेस्टिंग प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरी आ जाती है, इसका हम डायग्राम भी समझेंगे, और oogenesis कैसे होती है वो भी हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा एक्सेसरी पार्ट्स में क्या जाते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड, और जिसके अंदर मेनली क्या आती है? मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जो कि मिल्क प्रोडक्शन का काम करती हैं। और मिल्क प्रोडक्शन किसके लिए जरूरी रहता है? जो यंग वन है कि प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। इसके अलावा एसेसरी डक्ट होते हैं, एसेसरी डक्ट। और एसेसरी डक्ट में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? में रहेंगे फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, दूसरा रहेगा यूट्रस, और तीसरा रहेगा वेजिना। तो ये 3 एसेसरी डक्ट का काम करती हैं। तो हम देख लेते हैं डायग्राम से इनकी लोकेशन, फिर देखेंगे इनके पार्ट्स क्या क्या रहेंगे। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। और ओवरी की जो लोकेशन है वो एब्डोमिन, एब्डोमिन के अंदर होती है। और एब्डोमिन बल्कि लोअर एब्डोमिन, लोअर एब्डोमिन के अंदर। और इसकी जो लोकेशन है उसको फिक्स करने के लिए लिगामेंट से ये अटैच रहती है यूट्रस वाल के साथ। और एक साइड में क्या रहती हैं? ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब का पार्ट। और इस पार्ट को क्या बोला जाता है? पार्ट को हम बोलेंगे, यहाँ पे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको फिम्ब्रिया बोला जाता है, फिम्ब्रिया। और इसको बोलेंगे इनफंडिबुलम, फंडिबुलम।
और उसके बाद जो वाइडर पार्ट आ जाता है वो बोला जाता है एम्पुला। और ये जो पार्ट है जो इसको यूट्रस के साथ जोड़ता है इसको बोला जाता है, और एम्पुला ही वो रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद ये जो पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको हम यूट्रस बोलते हैं या फिर वोम बोला जाता है। और वोम के एक साइड से एक फैलोपियन ट्यूब जुड़ती है और दूसरी साइड से दूसरी, टू ओवरी प्रेजेंट होती है। तो हम समझ सकते हैं ओवरी भी पेयर में प्रेजेंट होती हैं। और इसके अंदर ही क्या है, oogenesis या ओवम फॉर्मेशन है वो होती है। और यूट्रस के बाद जो पार्ट है नैरो एंड है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स और सर्विक्स के बाद वेजाइना है वो एक रिसेप्टिव पार्ट का काम करता है। रिसेप्टिव पार्ट मतलब रिसीव पेनिस फॉर इंसेमिनेशन। और उसके बाद जो सर्विक्स और वेजिना है इन दोनों को मिला के हम किसका नाम दे सकते हैं, बर्थ कैनाल। को बर्थ कैनाल भी बोला जाता है, क्योंकि इसी कैनाल या इसी ट्यूब के जरिए क्या होता है, बेबी का जो बर्थ होता है, डिलीवरी होती है। और यदि हम यूट्रस की बात करें, यूट्रस की 3 लेयर रहती हैं। एक तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर को पेरीमेट्रियम बोला जाता है। एक बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर रहती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और एक इन दोनों के बीच की जो मस्कुलर लेयर होती है जिसको क्या बोला जाता है, मायोमेट्रियम। मायो मसल्स के लिए यूज, मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम मेनली प्रोटेक्शन का काम करती है। मायोमेट्रियम में मसल्स होती हैं जो कि क्या करवाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कब, ड्यूरिंग द लेबर पेन या फिर जब डिलीवरी हो रही होती है तो उस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं मसल्स। और जो इनर मोस्ट लेयर है इसी के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसी के अंदर होता है, ब्रेक डाउन होती है और बार बार फॉर्म होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। जब हम पढ़ते हैं कि जो लेयर, कौन सी लेयर ब्रेक होती है, वो एंडोमेट्रियम लेयर रहती है। इस तरीके से हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कि अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स है उनकी क्या लोकेशन रहती है वो हम देख सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है। और उसका काम क्या रहता है, ओवम को फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी रखना। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होएगी तो जाइगोट जब बनेगा, जाइगोट और उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस है वो यहीं से शुरू हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे फर्दर डेवलपमेंट होती है उसमें रहती है। उसके बाद हम देख लेते हैं ओवरी का जो ट्रांसफर सेक्शन है, ओवरी कैसे दिखाई देती है अंदर से। ओवरी के अंदर जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहीं से हमको oogenesis प्रोसेस है वो भी समझ में आ जाती है। ओवरी के जो ओवल शेप होती है ओवरी की, और इसके जो आउटर रीजन होता है, आउटर रीजन उसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं। और जो मिडल पार्ट रहता है उसको हम मेडुला बोलते हैं। मेडुला और कोर्टेक्स वर्ड है जो वो कई जगह यूज किए जाते हैं। कोर्टेक्स एक पेरिफेरल वर्ड के लिए यूज किया जाता है, बाहरी तरफ के लिए, और जो मेडुला है वो सेंट्रल पार्ट के लिए यूज करते हैं। और ये क्या था, वो लिगामेंट जो कि ओवरी को के साथ जोड़ते हैं यूट्राइन वाल के साथ, यूट्राइन वाल के साथ। इसके अलावा ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या क्या प्रेजेंट होती हैं, ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल भी मिलती हैं, सेकेंडरी भी मिलती हैं। इसके अलावा मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल भी रहती हैं। और जैसे ही मैच्योर फॉलिकल बनती है उसी से ओवम है वो बाहर निकल जाता है, उसी को ओविलेशन बोलते हैं। ओविलेशन होने के बाद जो ये फॉलिकल है का क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम यदि फंक्शनल है तो वो शेप ले लेता है, और यदि उसका कोई काम नहीं रहता है तो वो डिजनरेट हो जाता है। और डिजनरेट होने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकन्स। तो यहाँ पे जो oogenesis प्रोसेस है वो आपको बताया था, थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जैसे स्पर्म फॉर्मेशन है वो तो जब शुरू होती है जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोजेनेसिस तक चलती है। एक स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्मेटोसाइट से और स्पर्म सेल बनती है। लेकिन ओवम के केस में एक जो oocyte होती है से एक ही ओवम बनता है, बाकी पोलर बॉडी बनती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एक ही स्पोर या फिर एक ही गैमेट है वो प्रोड्यूस होता है। oogenesis प्रोसेस में क्या होएगा, फिटल स्टेज के अंदर ही, जब फीमेल फिटल स्टेज में होती है, खुद एक फिटस होती है, उस टाइम ही इसके अंदर क्या है, कुछ जो हमारी फॉलिकल्स हैं जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल्स बोलेंगे वो बन जाती हैं। और इन प्राइमरी फॉलिकल्स रहता है oocytes रहती हैं, oocytes। और जिन किन से बनती हैं oocytes,
oogonia से। जैसे स्पर्मेटोगोनिया था, oogonia से बनती है। और oogonia किससे बनती हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स हैं वो oogonia बनाती है। oogonia से oocyte बनती है। और oocyte किसको बोलते हैं? जो कि मियोसिस के लिए रेडी हो जाती हैं। मियोसिस होता नहीं है मियोसिस के लिए, उनका फेट डिसाइड हो जाता है, उनको oocyte बोलते हैं। और जैसे उसके अंदर मियोसिस शुरू हो जाती है उसको हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं। और प्राइमरी oocyte लगभग जो फीटल स्टेज में है वो काफ़ी सारी बन जाती हैं। और कितनी बनती हैं? लगभग 1 to 2 मिलियंस के आसपास बनती हैं। और जैसे जैसे जो फीमेल है उसकी या फीटल स्टेज के अंदर थी वो उस टाइम इतने नंबर रहता है, और जब उसकी डिलीवरी होती है खुद फीमेल की, ओजेनेसिस उस टाइम ही चल रही होती है उस टाइम। और डिलीवरी के टाइम जो ये प्राइमरी oocytes हैं वो लगभग 80,000 के आसपास है वो रह जाती हैं। 80,000 ये मतलब जब प्यूबर्टी तक आते आते 80,000 के आसपास हैं वो जो प्राइमरी oocytes हैं वो रह जाती हैं। और इन्हीं से जो डेवलपमेंट है वो आगे होता है, इन्हीं से आगे ओवम बनते हैं। तो प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 वो एक प्रोफेज स्टेज में आके रुक जाता है। कब? एक बार ये फॉर्मेशन होती है फीटल स्टेज में, और लगभग जो 80,000 यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये एक स्टेज पे आके रुक जाती है, इनके आगे मियोसिस है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। प्रोफेज 1 के अंदर ही वो रेस्ट हो जाती हैं, रुक जाती हैं। और वो उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि किससे ओवम बनाना है, क्योंकि ओवम ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। ओवम सिंगल प्रोड्यूस होता है, और वो भी कब? एवरी 28 डेज में। लगभग 28 दिन का टाइम लगता है एक ओवम को रिलीज करने के लिए। तो इन 80,000 जो प्राइमरी oocyte है इन्हीं से एक एक ओवम है वो टाइम टू टाइम रिलीज किया जाता है ओवरीज के द्वारा। और जो प्राइमरी oocyte है इसमें जैसे ही प्यूबर्टी के टाइम तक स्टेज आती है उस टाइम पे ओवम को रिलीज कैसे किया जाता है वो हम देख लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था oogonia, oogonia से क्या बनता है? प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte के अंदर है जो मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट होती है प्यूबर्टी आते आते ये मियोसिस 1 कंप्लीट होएगी। मियोसिस 1 के अंदर जो स्टेज है वो कब से कब तक चलती है? प्रोफेज स्टेज के अंदर अरेस्ट कब से कब तक रहता है? फीटस है जब तक वो फीमेल, और तब तक वो प्यूबर्टी तक पहुंचती है, तब तक ये प्रोफेज 1 के अंदर ही अरेस्ट रहती है। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे क्या बनेगा? सेकेंडरी साइट, और साथ में एक पोलर बॉडी बनती है। पोलर बॉडी ये कई बार डिजेनरेट भी हो जाती है, और आगे भी हो सकता है ये पोलर बॉडी है वो डिवाइड हो जाए और आगे पोलर बॉडीज हैं वो बनाएं, तो सेकेंडरी पोलर बॉडी है वो बोल सकते हैं। और सेकेंडरी oocyte ही वो स्टेज होती है जब ओवम रिलीज होता है या ओवुलेशन रिलीज होता है। तो ओवम जब रिलीज होता है तो वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही रिलीज होता है। उसके बाद की जो मियोसिस मियोसिस 2 स्टेज है वो कब कंप्लीट होती है? फर्टिलाइजेशन से पहले। जैसे स्पर्म एंट्री कर लेता है उस टाइम ये सेकेंडरी oocyte है वो डिवाइड होकर ओवम न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाती है, और साथ में एक और इसके अंदर से पोलर बॉडी है वो निकल जाती है। और 20 यदि क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम नंबर है, ये भी 46 है। उसके बाद यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है, और जब ओवम है वहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम ही रहते हैं। और फर्टिलाइजेशन अगर होती है तभी ये मियोसिस 2 कंप्लीट होएगी। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं है, स्पर्म नहीं आया, तो ये सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही क्या हो जाती है? डीजनरेट, ई का ब्रेक डाउन होता है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसी से रन होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं जो oogonia oogenesis जो हमने प्रोसेस देखी है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और जैसे देखा जाए तो इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये फीटल स्टेज से शुरू होती है, और हम जब एंट्री करता है तभी ये कंप्लीट होती है। इसके अलावा तो ये प्रोसेस ऑन गोइंग ही होती है। तो इसमें हम देख सकते हैं, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर देख लिया स्पर्म फॉर्मेशन, और ओवम का जो फॉर्मेशन है वो हो जाता है। और ओवम की स्ट्रक्चर है वो स्पेरिकल रहती है लगभग, और इसके ऊपर एक जेली लाइक कोट रहता है, जेली लाइक कोट। अंदर न्यूक्लियस रहता है, प्लॉइड न्यूक्लियस। के अलावा पोलर बॉडीज भी मिल सकती हैं, लेकिन जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी तभी
ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, या फिर हम सकते हैं ये पूरी स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, तो तब ओवम बनता है और एक पोलर बॉडी निकलती है। फिर इसका जो हेड के अंदर हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, वो न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज करके जाए। तो ओवम कई बार बनता नहीं है, बहुत थोड़ी देर के लिए ही बनेगा, और ओवम कम देर के लिए बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसे फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट उसी टाइम बन जाता है। तो हम देख लेते हैं कि दोनों गैमेट है, मेल और फीमेल गैमेट, वो हमने प्रोड्यूस कैसे होते हैं वो देख लिए हैं। अब उसके बाद क्या होता क्या है वो देख लेते हैं। तो इंसेमिनेशन होती है। इंसेमिनेशन मतलब गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर। और गैमेट ट्रांसफर में क्या रहेगा? जो सीमन है, और सीमन की क्या लिए हुए है, स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा, प्लाज्मा उसको क्या किया जाता है? डिपॉजिट। तो बोल सकते हैं डिपोजिशन ऑफ सीमन इन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, प्रोडक्टिव ट्रैक ड्यूरिंग द पॉपुलेशन को इंटरकोर्स भी बोलते हैं, और या फिर मेटिंग भी बोल दिया जाता है। तो सीमन का डिपोजिशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, उसको हम बोलते हैं या इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन कई बार आर्टिफिशियली भी करवाई जाती है, आर्टिफिशियल, उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो अब क्या होता है, जो स्पम्स हैं उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर छोड़ दिया जाता है। और यदि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को एक बार और देखें, तो वहाँ पे स्पम्स की जो डिपोजिशन है, जैसे स्पम्स यहाँ पे रिलीज होते हैं तो वो मूव करते हैं यूटर से होते हुए कहाँ तक? तो फैलोपियन ट्यूब तक जाना होता है, क्योंकि यहीं पे ओवम है वो वेट कर रहा होता है, और जैसे ही स्पर्म वहाँ तक पहुँचते हैं तो फर्टिलाइजेशन की जो इवेंट है वो शुरू हो जाता है। और होता क्या है फर्टिलाइजेशन के इवेंट में, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो स्पर्म का हेड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? जैसे हम बात करें फर्टिलाइजेशन में, डेफिनेशन तो क्या रहती है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट बोल सकते हैं, स्पर्म एंड ओवम जब फ्यूज कर जाते हैं और जाइगोट नाम की जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाती है। डिप्लॉइड क्यों? क्योंकि ये हैप्लॉइड था, 23 क्रोमोसोम थे, यहाँ भी 23 थे, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है वो बनते हैं। तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। होती कैसे है? जैसे ये ओवम का डायग्राम हमने देखा था, स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, एक जेली लाइक कोट है इसका, और जेली लाइक कोट को हम जोना पेलुसिडा लेयर बोलते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रेनुलोसा सेल या फिर फोलिकुलर सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेनस लेयर, और इस लेयर को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। के बाद क्या लेयर आ जाती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओवम की, और यहाँ पे क्या रहता है? सेकेंडरी oocyte का जो न्यूक्लियस बोल सकते हैं, और इसके अंदर मियोसिस कब कंप्लीट होती है? जैसे ही यहाँ पे स्पर्म का जो हेड है जैसे ही टच करता है, तो वहाँ से क्या है, कुछ सिग्नल्स हैं वो इंड्यूस हो जाते हैं, यहाँ पे केमिकल सिग्नलिंग होती है। और केमिकल सिग्नलिंग होने के बाद जो यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम हमने पढ़ा था, उस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसके अंदर है? क्रोमोसोम के अंदर। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, जिससे तो ये ऊपर की लेयर है कौन सी? कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा, इनको ब्रेक कर दिया जाता है। और जैसे ही ब्रेकिंग होएगी तो ये स्पर्म का जो हेड है वो पेनिट्रेट करेगा एग की लेयर के अंदर, और इस पेनिट्रेशन से क्या होएगा? फिर जो न्यूक्लियस है स्पर्म के हेड में उसको छोड़ दिया जाता है साइटोप्लाज्म में। और जैसे ही न्यूक्लियस आता है उसी टाइम पे यहाँ पे मियोसिस 2 है वो कंप्लीट होके ओवम बना लेती है, और ओवम और जो हेड का न्यूक्लियस है वो फ्यूज करके फिर क्या बनाते हैं? जाइगोट बना लेते हैं। और जाइगोट ही क्या रहता है? फर्स्ट सेल रहती है, या फिर फर्स्ट डिप्लॉयड सेल होती है, जिससे एक न्यू जनरेशन की शुरुआत होती है। और इस जाइगोट से जो न्यू जनरेशन है वो किस तरीके से, किस किस स्टेज से होते हुए बढ़ेगी, वो हम देख लेते हैं। और वो किसके अंदर पढ़ा जाता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। मतलब जो जाइगोट बना और जाइगोट से आगे जो भी कंप्लीट फुली डेवलप्ड जो फीटस बन जाता है, फीटस बन जाता है, तो वो सारे के सारे इवेंट्स आ जाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। और जाइगोट से
क्या होता है, जाइगोट एक सिंगल सेल होती है जिसके अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, 46 क्रोमोसोम हमारे यहाँ पे मेंटेन कर लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार 10th क्लास में, 12th में। तो क्रोमोसोम का नंबर को मेंटेन करने के लिए दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट रहती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वो कौन कौन सी? म्यूसिलाइजेशन। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे? जो मियोसिस है वो क्रोमोसोम नंबर को, जैसे नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम रहते हैं, इसी तरीके से हमारे जो जर्म सेल्स हैं उनमें भी 46 क्रोमोसोम थे। लेकिन जैसे स्पर्म बनता है मियोसिस से 23 क्रोमोसोम रख दिए जाते हैं, रिड्यूस कर दिया जाता है, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं मियोसिस को। और ऐसे ही उनके पास क्या है, 23 क्रोमोसोम रख दिए जाते हैं, और जब ये दोनों फ्यूज करते हैं जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर वापस 46 क्रोमोसोम है, उनको मेंटेन कर लिया जाता है। और यदि मेंटेनेंस ना हो तो जैसे 46 क्रोमोसोम स्पर्म लेके आएगा, 46 क्रोमोसोम ओवम लेके आएगा, कितने हो जाएंगे? 92। अगले जनरेशन में क्या होगा? 92 क्रोमोसोम दूसरी साइड से आएंगे। इस तरीके से तो क्रोमोसोम नंबर वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए ये दो प्रोसेस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ऑर्गेनिजम्स है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री का काम करती हैं, क्रोमोसोम नंबर को बढ़ने नहीं देती। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो हमने शुरू किया था जाइगोट की, जाइगोट से आगे डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। जाइगोट के अंदर हैं जो डिवीजन्स हैं वो शुरू हो जाते हैं, और जाइगोट के अंदर जो डिवीजन है उनको हम बोलते हैं क्लीवेज। और क्लीवेज से क्या होएगा, जो शेप है ओवरऑल शेप वो तो सेम रहेगी, लेकिन इसके अंदर जो डिवीजन है, जैसे अब यहाँ पे 2 सेल स्टेज बन गई, उसके बाद 4 सेल स्टेज बन जाती है, उसके बाद 8 सेल स्टेज आ जाती है, मतलब ये 4 है ये 8 बन जाती है, 8 के बाद 6 सेल स्टेज। तो 8 to 16 सेल स्टेज रहती है, उस स्टेज को हम बोलते हैं मोरूला स्टेज। मोरूला, मोरूला स्टेज 8 to 16 स्टेज सेल स्टेज को बोलते हैं। और जब 16 से आगे बढ़ती है 32 स्टेजेज आ जाती हैं, और 32 से फर्दर डिवीजन होते हैं 32, 64, तो उस स्टेज को हम ब्लास्टो या ब्लास्टुला बोलते हैं, ब्लास्टुला स्टेज। जाइगोट से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के अंदर क्या होती हैं, सेल्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर जाती हैं कि एक आउटर लेयर बन जाती है, आउटर लेयर जिसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, और इसके अंदर कुछ सेल्स हैं वो एक जगह पड़ी रहती हैं, और उसको क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। तो ट्रोपोब्लास्ट, वो ब्लास्ट, और इनर सेल मास। और इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, जिसको, इस कैविटी को तो बोलते हैं ब्लास्टोसियोल, ब्लास्टोसियोल। और इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसियोल फ्लूइड, या फिर फ्लूइड सिंपली एक तरल पदार्थ रहता है। मेन काम जो किसका रहता है, वो इनर सेल मास का रहेगा। और ये इनर सेल मास क्या करेगा आगे? सेल्स डिवाइड कर करके और अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देती है। जब ये स्टेज आती है ब्लास्टुला के बाद, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट को बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बोलते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आते आते, जो जैसे हमने पढ़ा था ओवम की जो पोजीशन है या फर्टिलाइजेशन है वो ओविडक्ट में होती है, और जैसे जैसे स्टेजेस चलती हैं तो ओवम है वो, या फिर जो जाइगोट है वो आगे की तरफ मूव करता करता यूट्रस में आ जाता है। और यूट्रस में यूट्राइन वाल के साथ चिपक जाता है, और किस स्टेज पे आके चिपकता है? ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट में जैसे ही वो चिपक जाता है तो उसके अंदर जो सेल्स हैं वो फर्दर डिवाइड करेंगी, और कौन सी स्टेज आ जाती है? गैस्ट्रूला स्टेज, गैस्ट्रूला। और गैस्ट्रूला स्टेज में क्या करती हैं? सेल मूव करती हैं और मूव करके किस में क्या क्या लेयर बना लेती हैं? 3 जर्म लेयर्स बनाती हैं, 3 जर्म लेयर्स। और ये 3 जर्म लेयर्स की आगे फिर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू है उनके अंदर कन्वर्ट होना या फिर उनको फॉर्म करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जाइगोट से क्लीवेज होके क्या बनती है? मोरूला, मोरूला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के अंदर कुछ चेंज आते हैं उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। यही वो स्टेज होती है जहाँ पे क्या रहता है? इम्प्लांटेशन प्रोसेस है वो होती है। इम्प्लांटेशन मतलब यूट्राइन वाल के साथ अटैचमेंट होती है किसकी? जो ये स्टेज आई है ब्लास्टुला स्टेज की, फिर ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कुछ और चेंजेस आते हैं, फर्दर डिवीजन होते हैं, तो हम गैस्ट्रुला बोलते हैं। और गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर मूवमेंट होना शुरू हो जाती हैं, उस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन,
गैस्ट्रुलेशन बोला जाता है। और ये बड़ी ही गैस्ट्रुलेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है किसके लिए, थ्री जर्म लेयर्स को बनाने के लिए। और थ्री जर्म लेयर्स कौन कौन सी बनती है, एक सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको एक्टोडर्म बोलते हैं, उसके बाद बीच में होती है मीजोड्रम, और इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है एंडोड्रम। और यही वो लेयर्स हैं जो जितने भी हमारे ऑल बॉडी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो बनाने शुरू करती हैं। और इनके अंदर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो क्या बन जाता है, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो कौन सी स्टेज होती है जिसके अंदर ये डेवलपमेंट हो रही होती है, कंप्लीटली अभी तक हमारा जो फीटस है वो नहीं बना। और फीटस की स्टेज को बोलते हैं जब कुछ ऑर्गन्स हैं वो सिमिलरिटी शो करना शुरू कर देते हैं अडल्ट ऑर्गन्स की तरह, जैसे हाथ पैर वगैरह हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं थोड़े बहुत। तो कुछ स्टेजेज तक हम उसको फीटस बोलेंगे, और फीटस के बाद वो डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाती है तो बेबी किसके लिए, डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। और डिलीवरी के बाद है जो लैक्टेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे फर्स्ट मंथ है वहाँ पे कुछ इस टाइप की डेवलपमेंट हो जाती है। यहाँ पे हम अंदर वाली साइड में जो भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये डेवलपमेंट देख सकते हैं। फर्स्ट मंथ में हार्ट है वो डेवलपमेंट कर लेता है, और हार्ट बीटिंग है वो शुरू हो जाती है। हार्ट बीटिंग वो सुनी भी जा सकती है स्टेथोस्कोप के द्वारा। उसके बाद इसलिए बोला जाता है कि जो हार्ट है वो फर्स्ट मंथ में ही काम करना शुरू कर देता है, सबसे पहला ऑर्गन होता है डेवलपमेंट का। उसके बाद सेकंड मंथ, और इसके बाद जैसे हम देख सकते हैं कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो पहले 3 मंथ की जो डेवलपमेंट है उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। और इस केस में जो डेवलपमेंट है देख सकते हैं यहाँ सी आके जो फीटस है वो बन जाता है, और इससे पहले कुछ ऑर्गन है वो शेप ले रहे होते हैं तो उसको हम इम्ब्रियो बोलते हैं। तो इम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को इम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। और जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तीनों के तीनों ट्राइमेस्टर, मतलब 3 मंथ का जो ग्रुप है तो हम एक ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो लगभग 9 मंथ में जो कंप्लीट डेवलपमेंट है वो हो जाती है, और लगभग 40 वीक्स का टाइम लगता है, और यदि हम बात करें 280 डेज का टाइम लगता है। इसके लिए गेस्टेशन पीरियड के लिए, गेस्टेशन पीरियड। और ये गेस्टेशन पीरियड को ही हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी। और जब ये कंप्लीट हो जाती है उसके बाद क्या रहता है, पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ फुली डेवलप्ड यंग वन, यंग वन आउटसाइड द बॉडी। एक्सपल्जन मतलब बाहर निकालना, यंग बेबी जो बन जाता है उसको, उस प्रोसेस को हम पार्ट्यूरेशन बोलते हैं। ये भी हार्मोनल कंट्रोल से होती है, हार्मोनल कंट्रोल होते हैं। और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है, बर्थ हार्मोन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बर्थ के टाइम या डिलीवरी के टाइम। क्या करता है ये, जो हमने पढ़ा था मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम किसके अंदर, यूट्राइन की जो मिडल लेयर होती है उसके अंदर क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन करवाने के बाद क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती रहती हैं या रिलीज करवाती रहती हैं, जिसकी वजह से एक फीडबैक मैकेनिज्म चलता है यहाँ पे, फीडबैक मैकेनिज्म। इससे क्या होएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ती रहेंगी, और जब तक बढ़ती रहेंगी जब तक कि जो डिलीवरी है या पार्ट्यूरेशन है वो कंप्लीट ना हो जाए। तो हार्मोनल कंट्रोल आपको याद रखना है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। और जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो इंटेंस लैक्टेशन का जो टाइम है पीरियड है वो शुरू हो जाता है, जहाँ पे जो मिल्क सिक्रीशन है, मिल्क सिक्रीशन से मेमरी ग्लैंड से, मेमरी ग्लैंड से वो शुरू हो जाता है। और मेमरी ग्लैंड्स में क्या रहती हैं, थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू। और ग्लैंडुलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एलोलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है मेमरी ग्लैंड्स के अंदर भी। और ये एलोलाई आगे काफ़ी सारी एलोलाई रहती हैं जो कि मिल्क सिक्रीशन करती हैं और आगे डक्ट बनाती हैं, और डक्ट एक दूसरे में ज्वाइन हो जाती हैं, और लास्ट में एक डक्ट आती है लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट जिससे मिल्क सिक्रीशन है वो होता है। इस तरीके से काफ़ी सारे जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, काफ़ी सारी जो ग्लैंडुलर टिश्यू या ग्लैंड्स होती हैं वो मिल्क सिक्रीशन करती हैं, और
बेबी की जो सकलिंग प्रोसेस है उससे जो मिल्क है वो सिक्रीट कर लिया जाता है। तो जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो भी हम बोल सकते हैं फंक्शन एसोसिएटेड होती हैं इसके साथ मेल रिप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। और यहाँ पे जो हार्मोन है मिल्क सिक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्रोलैक्टिन रहता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और जब तक ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ब्लड में बना रहता है, लगभग 6 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है नेचुरली, उस टाइम तक क्या रहता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन बाकी जितने भी जो हार्मोन्स है जो oogenesis करवाते हैं उसको स्टॉप करके रखता है, जिससे कि oogenesis प्रोसेस है उस टाइम तक स्टॉप रहेगी। और oogenesis स्टॉप है तो ओवम नहीं बनेगा, और ओवम नहीं बनेगा तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं रहते हैं। और फर्टिलाइजेशन यदि नहीं होती है तो जाहिर सी बात है मेंस्ट्रुएशन, ओवम ही नहीं बनता तो साथ में मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होती। हालांकि हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन, ये कब होती है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। तो यहाँ पे तो ओवम ही रिलीज नहीं होता है, कब, इंटेंस लैक्टेशन के टाइम, जब ज़्यादा लैक्टेशन या मिल्क फिशन हो रहा होता है उस टाइम पे ना ओवम रिलीज होता। ओवम जब रिलीज ही नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन और मेंस्ट्रुएशन, हालांकि मेंस्ट्रुएशन और फर्टिलाइजेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फ्यूजन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। लेकिन ये दोनों ही इवेंट नहीं होते हैं, कब, जब ओवम रिलीज ही नहीं होता। इसके अलावा जो शुरुआत के दिन में जो मिल्क सिक्रीट होता है उसको हम कोलोस्ट्रोम भी बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। और कोलोस्ट्रम के अंदर कुछ एंटीबॉडीज और कुछ न्यूट्रिटिव टिश्यू रहते हैं जो कि बेबी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। उसके बाद वैसे तो यहाँ पे जो प्रोसेस है ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, फिर भी एक टॉपिक रह जाता है हमारा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, ओवम जो रिलीज होता है बताया था ओवरी से, वो 28 डेज के बाद ही रिलीज होता है। एक ओवरी एक ही ओवम रिलीज करती है, उसके बाद नेक्स्ट ओवरी का टर्न आ जाता है, वो ओवम रिलीज करेगी 28 डेज के बाद। तो ये 28 डेज का एक साइकिल होता है। साइकिल मीन्स कुछ इवेंट्स होती हैं और वो इवेंट्स आके वापस शुरुआत वाली फेज में ही आके मिल जाती हैं। तो इसके अंदर जो साइकिल के अंदर क्या रहता है, शुरुआत जो इस साइकिल की है वो मेंस्ट्रुएशन से ही शुरू होती है, मेंस्ट्रुएशन से शुरू होगी। और मेंस्ट्रुएशन में क्या होती है, इसको ब्लीडिंग फेज भी बोला जाता है, ब्लीडिंग फेज, जिसके अंदर क्या है, ओवम डीजनरेट होके जो यूट्राइन की इनर वाल होती है एंडोमेट्रियम, उनके साथ और कुछ के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, और ब्लड वेसल्स की ब्रेकिंग की वजह से ब्लड भी साथ में, क्या चीज़ें होती हैं इसमें, ब्लड, जो डीजनरेटेड ओवम है वो डीजनरेटेड ओवम, और इसके अलावा क्या रहता है, यूट्राइन टिश्यू, यूट्राइन टिश्यू। और यूट्राइन टिश्यू कौन, एंडोमेट्रियम, तो मेट्रियम। ये क्या करेंगी, तीनों चीज़ें बॉडी से या फिर वेजाइना से रिमूव की जाती हैं बाहर। और इस स्टेज को क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टेज। ये लगभग 2 to 8 डेज तक चलती है। उसके बाद क्या होएगा, जैसे ये स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो प्रोलिफरेटिंग फेज शुरू हो जाती है, प्रोलिफरेटिंग फेज। प्रोलिफरेटिंग का मतलब जो ये यूट्राइन टिश्यू या एंडोमेट्रियम लेयर डिजेनरेट हुई थी ये दोबारा बनना शुरू होती है। और जैसे जैसे ये बनती है कंप्लीटली, इसके साथ साथ में जो हमारा फोलिकुलर डेवलपमेंट, फोलिकुलर डेवलपमेंट, ये क्या होता है, जैसे oogenesis प्रोसेस होती है, हमने पढ़ा था, जैसे प्राइमरी oocyte होती है उसके बाहर लेयरिंग बनना शुरू हो जाती है। और जब उसके ऊपर सिंगल लेयर बनती है उसको हम प्राइमरी, पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर को प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। और इसके अंदर क्या है, ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte है। और प्राइमरी oocyte के आगे जो डिवीजन होता है तो इसके अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte बन जाता है, वो तो oogenesis में हमने देख लिया। लेकिन जो ये लेयरिंग है इसका क्या होता है, ये लेयरिंग भी आगे बढ़ती रहती है। प्राइमरी के बाद कैसी आ जाती है, जब 2-3 लेयर बन जाती हैं तो उसको हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। और सेकेंडरी से आगे फिर लेयरिंग बनती है तो उसको हम टर्सरी फॉलिकल बोलते हैं। और टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या खास बात रहती है, जो लेयरिंग है वो तो मल्टीपल लेयरिंग रहती हैं बाहर की तरफ, और जो ओवम है वो एक साइड में पड़ा रहता है, एक अटैच रहता है ओवम। और इसी जैसी स्ट्रक्चर है लगभग लगभग दोनों, हमने जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है, ट्रोपोब्लास्ट लेयर और इनर सेल मास,
इनर सेल मास यहाँ से रहता है, जबकि जब हम टर्सरी फॉलिकल को देखते हैं तो वहाँ पे एक ओवम लाइक स्ट्रक्चर, स्पेरिकल स्ट्रक्चर रहती है और वो बिल्कुल अटैच रहती है, वहाँ पे कोई स्पेशल आपको डिफरेंट सेल दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पे एक जैसी सेल्स ही मिलती हैं। तो ये तो क्या था, ब्लास्टोसिस्ट था, ब्लास्टोसिस्ट। और ये क्या है, लगभग दोनों स्ट्रक्चर एक जैसी हैं, डायग्राम पूछ लिया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा बनाना है। तो ये टर्सरी फॉलिकल होती है, और टर्सरी फॉलिकल के अंदर भी फ्लूइड भरा होता है, सीट से फ्लूइड आप इसको बोल सकते हो, या फिर जो भी एम्प्टी स्पेस के अंदर जो फ्लूइड रहता है। और इस फ्लूइड को हम एक नाम देते हैं स्पेशली साइंटिफिकली, एंट्रम। एंट्रम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टर्सरी फॉलिकल के अंदर। अब ये टर्सरी फॉलिकल आगे और मैच्योर होती है, और इसको क्या बोला जाता है, मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर या फिर ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ पे ये जो फॉलिकल्स बन रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मैच्योर, इसी को हम प्रोलिफरेटरी फेज में पढ़ते हैं। प्रोलिफरेशन के अंदर ये फॉलिकल्स बनती है, और जैसे ही फॉलिकल टोटली डेवलप हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, फिर प्रोलिफरेशन के बाद ओविलेटरी फेज है वो, ओविलेटरी फेज वो शुरू हो जाती है, ओविलेशन हो जाता है, सेकेंडरी oocyte है वो रिमूव कर दी जाती है। और जैसे ही ओवम रिलीज हो जाता है, ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर बच जाती है ग्राफियन फॉलिकल्स की बची हुए भाग से, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, उसको हम ल्यूटल फेज बोलते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या रहता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करके क्या करता है, जो यूट्राइन लेयर थी ना यहाँ पे प्रोलिफरेट हुई थी, उसको मेंटेन रखता है कुछ टाइम तक। और मेंटेन रखने, ये कुछ दिन तक ही मेंटेन रखेगा, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल या फिर कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है, तो क्या होएगा, जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो ब्रेक हो जाएगी, जो ओवम है वो भी डिजेनरेट हो जाएगा, और ये क्या होएगा, फिर मेंस्ट्रुएशन के जो प्रोसेस है उसको शुरू करवा देता है। तो जो ओव्यूलेशन फेज है वो 14th डे होती है, और 14 डे में किसकी वजह से, एक LH हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ साथ एक FSH हार्मोन भी होता है। LH और FSH हार्मोन को क्या बोलते हैं हम, पिट्यूटरी हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड किसकी कंट्रोल में सिक्रीट करती है, हाइपोथैलेमस। ये हार्मोनल कंट्रोल की बात है वो बता रहा हूँ मैं। हाइपोथैलेमस क्या करती है, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं इसमें। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, सुपरमास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्शन करेगी, और किन हार्मोन्स की, साथ में GnRH, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, LH एंड FSH। मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों हार्मोन ये सिक्रीट किए जाते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन। के बाद जो फीमेल है, फीमेल के अंदर क्या करते हैं ये, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ये प्रोलिफरेटरी फेज के अंदर काम करते हैं। जो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हार्मोन्स, ये जो फॉलिकल्स हैं उनकी डेवलपमेंट करवाता है ये FSH। और LH क्या करवाता है, ये ओव्यूलेशन करवाता है। जैसे ही डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, इसका जो सिक्रीशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस टाइम पे ओवम है उसको रिलीज कर लिया। और जैसे ही ओवम रिलीज होएगा, हमने देखा है कॉर्पस ल्यूटियम नाम की स्ट्रक्चर बनती है, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो सिक्रीट होता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या बोलते हैं, ये प्रेगनेंसी मेंटेन मेंटेनिंग हार्मोन भी बोला जाता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, प्रेग्नेंट हार्मोन भी बोलते हैं। कुछ टाइम तक कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करती है, इसके अलावा प्लेसेंटा भी सिक्रीट करता है, और ओवरी भी सिक्रीट करती है। तो ये क्या करता है, डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है, उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से ही जो एंडोमेट्रियल लेयर है वो ब्रेक होके मेंस्ट्रुएशन है या फिर जो ब्लीडिंग है उसको जनरेट करती है। और ये था फीमेल के अंदर। और मेल के अंदर क्या रहता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हार्मोन क्या करते हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स की फॉर्मेशन करवाएंगे, टेस्टिस के अंदर काम करेंगे। और टेस्टिस से साथ में जो हमने पढ़ा था इंटरस्टिशियल सेल्स, वहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको रिलीज करवाते हैं। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी स्पर्मेटोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स से नरिशमेंट भी
नरिशमेंट के लिए है, जो उनको प्रिपेयर करते हैं ताकि जो स्पर्म्स मैच्योर होते हैं। तो ये LH और FSH हार्मोन दोनों ही केस में, मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। TNH हार्मोन भी दोनों के अंदर काम करते हैं। फीमेल में हमने देख लिया ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो भी सिक्रीट करवाते हैं। कौन? ये FSH हार्मोन ही सिक्रीट करवाता है। किससे? ओवेरी से। और इन हार्मोन्स का बड़ा रोल होता है इसके अंदर, जितने भी चेंजेस आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, और जितनी भी डेवलपमेंट होती है, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे ooजेनेसिस हो, इसके अलावा जाइगोट से आगे एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। डिलीवरी के टाइम भी हमने हार्मोन देखा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है। मिल्क सिक्रीशन जो करवाता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है। तो हार्मोनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, करेक्टर्स को डेवलप करने में, और इसके अलावा जो प्रोसेसेस हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए। इस तरीके से हमने एक ओवरव्यू लिया है। वीडियो काफ़ी लेंथी जरूर चली गई है, लेकिन आपको इस चैप्टर को एक स्टेप बाय स्टेप, स्टोरी वाइज स्टोरी जैसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं उस तरीके से समझाने की कोशिश की। बाकी इसी तरीके की जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, या फिर फर्दर जो डिटेल्ड डिस्कशन है, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें।